यार। Let's do this. Fill it up. Let's do this now. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अमेरिकन सिनेमा के लिहाज से सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर्स होता है। गोल्डन ग्लोब उससे दूसरे नंबर पर है। इसे मिनी ऑस्कर भी माना जाता है। उसकी पहली वजह यह है कि इसी से अवार्ड सीजन की शुरुआत होती है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हमेशा जनवरी के महीने में होते हैं। बीते साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच आई फिल्में और सीरीज यहां पर नॉमिनेट हो सकती हैं। जैसे साल 2025 में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में वो फिल्में और सीरीज नॉमिनेट हुई हैं जो 2024 में रिलीज हुई। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें नॉमिनेट कौन करता है, तो इसका जवाब है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ये वही जूरी है जिसका पायल कपाड़िया ने शुक्रिया भी अदा किया। खैर, HFPA करीब 100 लोगों से मिलकर बनी होती है। ये वो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स होते हैं जो अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। अलग अलग मीडिया पोर्टल्स से वास्ता रखने वाले ये लोग गोल्डन ग्लोब के लिए फिल्मों को नॉमिनेट भी करते हैं और उसमें से विनर भी चुनते हैं। गोल्डन ग्लोब क्यों मायने रखता है, इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ से ऑस्कर का रुख साफ होने लगता है। यहाँ जीतने वाली अधिकांश फिल्मों का सफर ऑस्कर स्टेज पर थैंक यू स्पीच से खत्म हुआ है। अब 5 जनवरी को 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हाल ही में अवार्ड के नॉमिनेशंस भी अनाउंस हुए। गोल्डन ग्लोब्स कुल 27 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इनमें फिल्म अवार्ड्स की 15 और टीवी अवार्ड्स की 12 कैटेगरीज होती हैं। दोनों में एक एक नई कैटेगरी 2 साल पहले जोड़ी गई है। कौन सी मेजर फिल्में नॉमिनेट हुई हैं और आप उन्हें कहां देख सकते हैं, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। द ब्रूटलिस्ट साल 2003 में आई द पियानिस्ट के लिए एड्रियन ब्रोडी ने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया था। वो उस कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाले सबसे यंग एक्टर बने। रोमन पोलिंस्की के निर्देशन में बनी द पियानिस्ट में एड्रियन ने होलोकॉस्ट सर्वाइवर का रोल किया था। अब उस फिल्म के करीब 21 साल बाद द ब्रूटलिस्ट आई है। यहां भी एड्रियन ने एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर का रोल किया और उस परफॉर्मेंस के दम पर उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला है। उनकी नॉमिनेशन को मिलाकर द ब्रूटलिस्ट 7 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है। आप इसे कहां देख सकते हैं? ये फिल्म 20 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में खुलने वाली है। हालांकि अभी इसकी इंडिया में रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है। कुछ जगह ये पढ़ने को मिला है कि फरवरी 2025 में ये इंडिया में रिलीज होगी। एमिलिया पेरेज गोल्डन ग्लोब्स 2025 में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एक्ट्रेस को मिलाकर एमिलिया पेरेज को 10 नॉमिनेशंस मिले हैं। इस फिल्म में ड्रग्स है, क्राइम है, बदला है, म्यूजिक है, ठहर कर देखने वाले सुंदर फ्रेम्स हैं और दुरुस्त जेंडर पॉलिटिक्स है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि फिल्म किस बेबाकी से अपना मैसेज डिलीवर करती है। जोई सेल्डाना, सेलेना गोमेज और कार्ला सोफिया ने खून गर्म कर देने वाली निडर परफॉर्मेंसेस दी हैं। इस फिल्म को आप मूवी पर स्ट्रीम कर सकते हैं। द सब्सटेंस एक फेमिनिस्ट बॉडी हॉरर फिल्म। बेसिकली बॉडी हॉरर ऐसा किस्म का जॉनरा है जहां शरीर के साथ मारकाट, चीर-फाड़ जैसी घिनौनी हरकतें होती हैं और वहां से हॉरर इफेक्ट पैदा किया जाता है। द सब्सटेंस एक बीते जमाने की एक्ट्रेस की कहानी है जिसके करियर के सबसे यादगार पल भूत में है। यहां उसे मिलता है सब्सटेंस नाम का ड्रग जो आपको अपने बेहतर वर्जन से मिलाने का वादा करता है। एक्ट्रेस का रोल कर रही डेमी मूर भी ये ड्रग लेती हैं। पहली नजर में ये हॉलीवुड, शोहरत और खूबसूरती की लालसा रखने वाली दुनिया की कहानी लगे, लेकिन इस कहानी का असली दानव लालच है। कुछ फिल्में दिल पर असर करती हैं तो कुछ दिमाग पर। द सब्सटेंस ऐसी फिल्म है जो किसी मुक्के की तरह आपके पेट में आकर लगती है, देखते हुए आते जकड़ने लगती है, सर्दी में बेचैनी से माथे पर पसीना जमा होने लगे, ये ऐसा अनुभव पैदा करती है जो अपने मीडियम से आगे निकल जाता है। द सब्सटेंस को मूवी पर देखा जा सकता है। अनोरा फिल्म फेस्टिवल्स और अवार्ड्स का सबसे लाडला बच्चा। कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार पाम दौर जीतने वाली ये फिल्म कहानी एक सेक्स वर्कर की है जिसकी शादी एक अमीर घर के वारिस से हो जाती है। वो लड़का रूस से आता है। जैसे ही ये खबर उसके देश पहुंचती है, उसके घर वाले इस शादी को खत्म करने की पुरजोर कोशिश में जुट जाते हैं। शॉन बेकर इस फिल्म के साथ क्राफ्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। उस क्रम में अनोरा उनका सबसे पीक काम है। क्राफ्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो स्टोरी टेलिंग को पिछली सीट पर नहीं धकेलते। शॉन का कैमरा जिस मानवीय ढंग से सेक्स वर्कर्स और उसकी दुनिया को दिखाता है, उस पर तारीफों में कॉलम लिखे गए हैं। उनकी पिछली फिल्म रेड रॉकेट का पता भी इसी दुनिया में था।
नवंबर 2024 में ये इंडिया के सिनेमाघरों में उतरने वाली थी, लेकिन फिर रिलीज अटक गई। बताया जा रहा है कि जिस नेचर की ये फिल्म है, सेंसर बोर्ड वालों को अपनी कैंची को तेल पिलाना पड़ जाएगा। बाकी खबर ये आ रही है कि अनोरा लायंसगेट प्ले पर रिलीज हो सकती है। कॉन्क्लेव, स्पिरिचुअलिटी और थ्रिलर, इन दो एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई ये फिल्म दो ऐसे पहलू, ऐसे इमोशंस जिनकी खोज इंसान के जीवन को दो धड़ों में बांट देती है। खैर, कॉन्क्लेव दुनिया के सबसे बड़े रहस्य की कहानी है कि वेटिकन में पोप कैसे चुने जाते हैं। दुनिया भर की सबसे बड़ी चर्च के लीडर एक जगह जमा हुए हैं और उन्हें एक पोप को चुनना होगा। इस दौरान उन बंद कमरों में क्या कुछ होता है, यही फिल्म की कहानी है। 2025 में इंडिया के सिनेमाघरों में उतरेगी, अभी रिलीज डेट इसकी तय नहीं हुई है। डेडपूल एंड वुल्वरीन, बीते कुछ समय से मुख्यधारा की हॉलीवुड फिल्मों ने दुनिया को एक शब्द दिया, कैमियो पोर्न। सिनेमा की ये महामारी इंडिया भी आ पहुंची है। इसमें होता यह है कि किसी फ्रेंचाइज फिल्म को कैमियो से भर दिया जाता है, कहानी को पुख्ता करने पर मेहनत नहीं की जाती। डेडपूल एंड वुल्वरीन भी इसी लीग की फिल्म है। बहरहाल रिव्यूज चाहे जैसे भी रहे हो, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा पीटा। गोल्डन ग्लोब्स ने सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट नाम की नई कैटेगरी जोड़ी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन इसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है। द वाइल्ड रोबोट, एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म जिसे बच्चों से ज्यादा बड़ों ने पसंद किया। कहानी एक रोबोट की जो दुर्घटना के चलते एक वीराने टापू पर फंस जाता है। वो वहां आसपास की दुनिया और वहां के निवासियों में कैसे अपना घर पाता है, यही हिस्सा फिल्म को अपना दिल देता है। गोल्डन ग्लोब्स की बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की कैटेगरी में ये नॉमिनेट हुई है। ZEE5 और Apple TV Plus पर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गोल्डन ग्लोब्स में इंडिया कहां है। किरण राव की लापता लेडीज इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है। इस खबर को बहुत मिक्स रिएक्शंस मिले हैं। लोगों ने लिखा कि हर बार की तरह इस बार भी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FFI ने सही फिल्म को नहीं चुना। दरअसल पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने विदेशों में अच्छा खासा शोर मचा दिया था। इसका प्रीमियर कैन फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां फिल्म ने ग्रां प्री जीता था। साल 1994 के बाद कैन के कंपटीशन में उतरने वाली ये दूसरी फिल्म थी। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था। कान की जीत के बाद से ऑल वी इमेजिन इज लाइट को लेकर विदेशी फिल्म फेस्टिवल्स और अवार्ड से खबर आती रही। गोथम अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता। लॉस एंजल्स क्रिटिक्स एसोसिएशन ने गैर अंग्रेजी कैटेगरी में बेस्ट फिल्म के सम्मान से नवाजा। फिल्म को गोल्डन ग्लोब्स में भी दो नॉमिनेशंस मिले हैं। पहला है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का और दूसरा बेस्ट डायरेक्टर के लिए पायल कपाड़िया का। इस खबर के बाद से पायल ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं इस नॉमिनेशन से बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं और इसके लिए हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की आभारी हूं। ये उन सभी का सेलिब्रेशन है जिन्होंने फिल्म पर इतनी लगन से काम किया। भारत में हर किसी के लिए ऑल वी इमेजिन इज लाइट अभी भी सिनेमा घरों में है। कृपया इसे देखने जाएं और हमें सपोर्ट करें। ऑल वी इमेजिन इज लाइट की कहानी दो नर्सों के बारे में है, लेकिन सिर्फ उनके बारे में नहीं है। यहाँ अदृश्य पानी सा बेहटा म्यूजिक है। अपने आप में किरदार बनकर खड़ा मुंबई शहर और विस्थापन के साथ आने वाली अनिश्चितता है। कनिक श्रुति और दिव्या प्रभा ने इन नर्सों के रोल किए हैं। उनके अलावा छाया कदम भी अहम रोल में है। ऑल वी इमेजिन इज लाइट अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा।